हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जहां पे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके पहले जो मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट को इन डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को अच्छे से देखेंगे, हर एक वर्किंग को अच्छे से समझेंगे, हर एक कंपोनेंट को अच्छे से समझेंगे, और ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से सारे टॉपिक कवर हो जाएं, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएं। ये जो सीरीज है आपके 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये किसी भी एग्जाम को रिवीजन पर्पज करने के लिए बनाया गया है। जिसे आप एक महीने में अगर ये 400 टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो आपका पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो कंप्लीटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। हम लोग यहाँ पे कोई भी इररिलेवेंट टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। वो चीजें हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखी है कहाँ पे, आपके फुल कोर्सेज में। तो चलिए, अगर आपको ये कोर्स चाहिए हो तो आप इस कोर्स के लिए रिवीजन बूस्टर का जो कोर्स है अमर ज्योति प्राइम ऐप पे आप डाउनलोड करेंगे। वहां पे 99 रुपीज की कॉस्ट में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हैं उनका वीडियो मिलेगा, मतलब रिवीजन मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, और साथ में ये 400 टॉपिक्स की पूरे के पूरे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, एक ओवरव्यू समझते हैं कि हमारा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है और ये कैसे डिफरेंट है हाइडल से और हमारे थर्मल पावर प्लांट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे डायग्राम में मैंने सबसे पहले बनाया यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक वैसी चीज है जहां पे आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल रखा होगा, जिसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएंगे, जिससे बहुत मैसिव एनर्जी आपको मिलेगी। उस एनर्जी का यूज करके आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे स्टीम टरबाइन लगी हुई है। वो टरबाइन से आप उस स्टीम से आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी आएगी और उस मैकेनिकल एनर्जी को आप दे दो किसको, अल्टरनेटर को, जो कि आपका उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक प्रॉपर वर्किंग हो गई, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। इसके बाद का जो स्टेप है ना वो तो ऑलमोस्ट आपका सेम है थर्मल पावर प्लांट के जैसे। यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अलग हो रही है। इसके पहले जो हमारा थर्मल पावर प्लांट था, यहाँ पे कोल के थ्रू हम लोग एनर्जी ले रहे थे। यहाँ पे हमको पता है कि कोल को स्टोर करना, पल्वराइज करना, 50% एरिया एलोकेट करना, है ना। और कोल आज की डेट में हमारे पास ज्यादा है भी नहीं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक एडवांटेज हमको ये मिलता है कि इसके लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है हमको उतना ज्यादा स्पेस नहीं देना जितना हमको थर्मल पावर प्लांट पे देना होता है। कम स्पेस में काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी मिलेगी। बट आपको ध्यान देना है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो इनके लिए आपको कंट्रोल्ड वे में सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। इनकी पूरी प्रॉपर वर्किंग के बारे में समझेंगे, यहाँ पे कोर क्या होता है, कंट्रोल रॉड क्या होता है, रिफ्लेक्टर हम क्यों लगाते हैं, मॉडरेटर क्या होता है, कूलिंग क्या होती है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे, कि ये आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपका चीपेस्ट नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया, मतलब कि सबसे सस्ता जो पावर आपको प्रोवाइड करता है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। उसके बाद अगर कोई आता है, मतलब अगर हम बात करें तो उससे भी सस्ता हमारे पास कौन कहलाता है यहाँ पे, न्यूक्लियर। ठीक है ना, मतलब नॉन हाइड्रोलिक में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक में आपका न्यूक्लियर आता है। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लगेगी, लैंड कॉस्ट ऑफ रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, मतलब जो हीट को चेंज करेगा, जो भी हीट है रिएक्टर के पास वो हमको स्टीम तक प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना, मतलब वाटर तक प्रोवाइड करना है, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेट। तो इतनी हमारी चीजें मेन चीज लगने वाली है यहाँ पे। फिर हम अगर बात करें कि हमारी इफिशियंसी कितनी होती है, तो इसकी इफिशियंसी हाई होती है एट हाई लोड फैक्टर। हाई लोड फैक्टर मतलब होता है कि जब हमारा एवरेज डिमांड अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड के, उस केस में हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इस वजह से हम इसको बेस लोड प्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है आज की डेट में जितनी भी हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से
लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और आगे चल के फ्यूचर में थर्मल पावर प्लांट से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब कोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं? एक बचता है हाइड्रो। हाइड्रो आपका सीजनल है। सीजनल इसलिए हो गया क्योंकि जब बारिश होगी तो आप पावर जनरेट कर पाओगे, बारिश नहीं होगी तो कैसे जनरेट करोगे, जब वाटर ही नहीं रहेगा तो कैसे जनरेट करोगे, ठीक है ना। तो अभी के टाइम पे अगर हम बोले कि हमारी जो फ्यूचर की डिमांड जो होगी पावर की, वो एक ही पावर प्लांट है जो फुलफिल कर सकता है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसको बहुत ज्यादा अभी क्या बोलते हैं, इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, जिससे आगे चल के और भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे और ज्यादा वर्क करेगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा पावर प्लांट है, अल्टरनेटिव है टू मीट फ्यूचर डिमांड ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज क्रिएटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। अभी के टाइम पे जो हमारा इंडिया है, वो जो पावर ज्यादा मिल रही है, वो अबाउट 62% जो पावर है, टोटल पावर अबाउट 3,27 मेगावाट समथिंग कुछ आपकी पावर की रिक्वायरमेंट है। उसमें से टोटल में से लगभग 62% जो पावर हम लोग जनरेट करते हैं, वो आपका थर्मल पावर प्लांट के थ्रू करते हैं। जापान जो है ना, जापान जो है वो ऑलमोस्ट आपका मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है न्यूक्लियर से, ठीक है ना। न्यूक्लियर को यूज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान देना वो ये है कि इससे रेडिएशन का खतरा बना रहता है, तो हमको प्रॉपर सेफ्टी के साथ इसको ऑपरेट करना होगा, है ना। क्योंकि रेडिएशन अगर हो जाए तो एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब, आप देखो ना कि एक छोटी सी मिसाइल होती कितना ज्यादा बड़ा धमाका करती है ना। तो सोचो अगर ये अनकंट्रोल में हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा हमको जो ध्यान देना होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो है सेफ्टी पे। मेन एडवांटेज ऑफ थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज दैट कैन बी रिलीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव मटेरियल। मतलब एक थोड़ा सा न्यूक्लियर मटेरियल है ना, थोड़े से न्यूक्लियर अमाउंट से आप बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी पा सकते हैं। तो ये किसका एक एडवांटेज माना जाएगा। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर बात करूं मैं यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, आप यहाँ देख सकते हो, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है ना। यहाँ पे आपके पास कोर है, ठीक है, प्रेशराइजर है ना, ये बाकी चीजें आप कोर के अंदर है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो याद रखना मैंने क्या बोला, एक होता है फिजन और एक होता है आपका फ्यूजन, ठीक है ना। तो याद रखना आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूजन नहीं होता, आपका फिजन होता है। अब फिजन क्या कहलाता है? फिजन वो प्रोसेस जहां पे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ओके, दैट विल हैपन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ओके, उसको हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर रिएक्टर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। तो याद रखना जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो आपका न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल पे काम करता है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या होती है? हियर बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस एंड रिलीजेस हैवी एनर्जी। मतलब जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी वो डिलीवर करते हैं, और उसी एनर्जी का यूज करके हम हैवी एनर्जी का यूज करके वाटर को हीट करेंगे एंड उससे स्टीम जनरेट करेंगे, और उस स्टीम से हम टरबाइन को घुमाएंगे। ओके, और जब टरबाइन घूमेगी तो उससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, ठीक है ना। तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती है? फिजन की होती है। अब मेन जो काम है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो ये है कि हमको फिजन को कंट्रोल करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कितनी भी एनर्जी हमको मिल जाए, हम जितना हम चाह रहे हैं हमको उतनी एनर्जी मिले, ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन काम है। हम चाहते हैं कि हमें इतना ही ज्यादा हीट मिले, इतने हमको एनर्जी मिले, तो उतना ही हमको मिले, उससे ज्यादा ना मिले, ठीक है ना। तो ये मेन काम है न्यूक्लियर रिएक्टर का। द मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट इमिशन, इज टू कंट्रोल द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, सो वी कैन गेट दैट मच एनर्जी, नॉट मोर देन दैट। मतलब जितना हमको चाहिए उतनी ही एनर्जी हमको मिले, उससे ज्यादा एनर्जी ना मिले। मतलब कि हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहते हैं कि भाई अगर ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, वो क्या करे
कि यहाँ पे अगर मान लो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन को एमिट करे, राइट, तो हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हमको एनर्जी को कम करना है तो यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब भी कर ले, ठीक है ना। तो ये मेन काम है आपका किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का, जहां पे हमको कंट्रोल करना है किसका, इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन, कितने एमिट होंगे, ज्यादा एमिट होंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा अगर होगा इसको हम कम करना है तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, तो उससे भी हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमको दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ज्यादा की भी और कम की भी। तो ये होगा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ये वाली चीज है ना आपको जो दिख रही है यहाँ पे येलो येलो शेप में, वो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल, और न्यूक्लियर फ्यूल कहाँ पे रखा आपका, न्यूक्लियर कोर, ये जो आपको मैंने रेड कलर से बनाया है ये न्यूक्लियर कोर है, जहां पे आपका न्यूक्लियर फ्यूल रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रॉड, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियर रॉड के बारे में। न्यूक्लियर रॉड क्या होता है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्यूल रॉड मेड अप ऑफ फिजल मटेरियल, है ना, मतलब कि आपका जो फिजल मटेरियल वो आपका क्या, यूरेनियम, ठीक है ना। तो आपके न्यूक्लियर रॉड क्या हो गए, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्यूल रॉड, जहां पे आपके पास फ्यूल्स की रॉड होंगी, यूरेनियम की रॉड होंगी। दे मे बी डाइल्यूटेड फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, मतलब कि अगर वो प्योर यूरेनियम रहा, है ना, तो बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी देगा, हम उस एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कुछ इंप्योरिटी लगा दें, डाइल्यूट कर दें। अगर यूरेनियम को हम डाइल्यूट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमको उतनी मैसिव एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमको फिर ज्यादा एनर्जी को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेन में रहता है ना कि आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग का ही मेन काम है, सेफ्टी का ही मेन काम है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर रॉड। यूरेनियम पे हम क्या करते हैं, एज यूरेनियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजिली, इस वजह से हम यूरेनियम पे कवर चढ़ा देंगे एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील का, जिरकोनियम का, ओके। तो ये चीज आपके पास हो गया, और जो इसका शेप होगा दैट विल बी क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। तो ये इनका शेप होता है न्यूक्लियर रॉड का। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर का काम क्या है, मॉडरेटर को हम फ्यूल रॉड के पास में रखते हैं, ओके। और इसका मेन काम क्या है, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर जो न्यूक्लियर कोर है, वहां पे हमारे पास रिएक्टर की जो रॉड है ना, उसमें क्या होता है सबको ध्यान समझिएगा कि जैसे न्यूट्रॉन निकले, है ना, न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है ज्यादा होती है, तो अगर वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे ना तो उसमें इमिशन नहीं कर पाएंगे, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि उनकी स्पीड थोड़ा सा स्लो हो, तो उनकी स्पीड जो न्यूट्रॉन है अगर वो हाई स्पीड से ट्रेवल कर जाएंगे, है ना, तो उस केस में वो एनर्जी इमिट नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको स्लो डाउन कर दे तो इससे आपको एनर्जी प्रॉपर मिल सके, ठीक है। तो वही काम करता है आपका मॉडरेटर, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्पीड स्लोवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फिजन, है ना। तो आप यहां पे क्या करते हो, जो न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है, उसके लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज करते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ग्रेफाइट, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं D2O, और हो गया आपका बेरिलियम। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसके, आपके मॉडरेटर के। ये आपका यहाँ पे कंट्रोल रॉड है ना, यहाँ पे रिएक्टर रॉड नहीं है, जैसे जो कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड कहां पे है मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम में। ये देखिए ये आपकी कंट्रोल रॉड है, ठीक है ना, ये आपकी न्यूक्लियर रॉड थी, ये आपकी कंट्रोल रॉड है, ठीक है ना, जो ऊपर यहाँ पे दिख रहा हूं आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये। तो इनका काम क्या है, कंट्रोलिंग करना है ना, फिजन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो वो चीज आप देख लीजिए यहाँ पे, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम, दे आर मेड ऑफ बोरॉन, कैडमियम एंड हाफनियम, चैन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग द फ्यूल सेल और इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो मतलब कंट्रोल रॉड काम कैसे करता है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कंट्रोल रॉड है तो वो क्या करेगा, अगर आपको फिजन को कम करवाना है, ठीक है ना, आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है, एनर्जी कम करवाना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो न्यूक्लियर रॉड को बाहर निकाल लेगा, अगर बाहर निकालते थोड़ा बहुत लीकेज का चांसेस रहेगा, तो एक तो ये हो कि आपका फ्यूल रॉड को बाहर निकाल लेगा, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपने कंट्रोल रॉड रखा है ना
वो एक ऐसा मटेरियल जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहां पे न्यूट्रॉन कम बचेंगे, तो आपकी एनर्जी भी कम मिलेगी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका कंट्रोल रॉड यहाँ पे काम करता है। फिर बात आती है कूलेंट। कूलेंट मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एनर्जी मिली है हीट के फॉर्म में, वो आपको देनी है किसको, वाटर को, है ना। तो वो जो मीडियम है उसी को हम बोलते हैं कूलेंट। It is a medium through which the heat generated in the reactor is transferred to the heat exchanger for further utilization in power generation, है ना। जो भी आपके रिएक्टर में पावर हीट जनरेट हुई है, उस हीट को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है किसको, हीट एक्सचेंजर को। तो उस मीडियम को हम बोलते हैं कूलेंट। समटाइम्स टू टेक इट हीट एंड गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम टू ड्राइव स्टीम टर्बाइन। कभी कभी क्या होता है कि जो कूलेंट है वो खुद, ऐसे मैंने वाटर रख दिया तो वो क्या करेगा, वो खुद ही गर्म हो जाएगा, वो खुद ही स्टीम बन जाएगा और खुद ही वो टरबाइन को घुमा देगा। मतलब आप इसको समझिए कि जैसे आपको वाटर को गर्म करना है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप क्या करो, मोल्टेन सोडियम ले लो, वो गर्म हुआ तो मोल्टेन सोडियम से फिर आपका वाटर गर्म होगा और वाटर से आपका स्टीम कन्वर्ट होगा। लेकिन एक काम करो, आप मोल्टेन सोडियम हटा दो, डायरेक्ट वाटर रख दो, तो वाटर ही क्या करेगा, आपका कूलेंट की तरह काम करेगा और वही आपका क्या कर जाएगा, वहां पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कभी कभी होता, सभी में नहीं होता। इट कीप्स द इंटीरियर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर कंट्रोल में रखता है। जैसे आपके पास अगर बात करूं मैं गैसियस में कौन कौन से आपके कूलेंट होते हैं, तो एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, CO2, ये सब आपके क्या है, अमोंग गैसेस में ये सब आपकी क्या हो गया, कूलेंट। लिक्विड में बात करें तो हैवी वाटर इज द वेरी गुड ऑप्शन फॉर अवर कूलेंट। ओके, और अगर हम मेटेलिक फॉर्म में बात करें तो आपका मोल्टेन सोडियम एंड लिथियम, ये आपके बेस्ट ऑप्शन मान जाते हैं फॉर कूलेंट अमॉन्ग द सॉलिड्स, अगर बात करें मेटेलिक फॉर्म में वो। तो ये हो गया आपका कूलेंट के बारे में। मतलब कूलेंट एक तरीके से आपका हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर को गर्म करने का काम करता है, मतलब एक मीडियम है, ठीक है, जो हीट को ट्रांसफर करेगा। फिर एक होता है आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब एक यहाँ पे हम लोग मिरर टाइप का साइड बना देते हैं रिएक्टर के पास में, जिससे थोड़े बहुत न्यूट्रॉन अगर कभी बाहर निकल भी जाते हैं, लीकेज हो भी जाता है, तो रिटर्न होके वापस आ जाए, रिफ्लेक्ट होके अंदर वापस रिएक्टर की तरफ आ जाए, जिससे हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट हो पोल्यूट ना हो और जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो सेफ रहे। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला है, अ न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड अराउंड द कोर विच प्रिवेंट लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम द कोर। रिफ्लेक्टेड न्यूट्रॉन हेल्प इन कंटिन्यूइंग द चेन रिएक्शन। ओके, अगर आप रिफ्लेक्टेड न्यूट्रॉन्स अंदर कर दोगे तो चेन रिएक्शन चलती रहेगी, अगर वो बाहर निकलने लग जाए तो फिर चेन रिएक्शन आपकी रुक जाएगी या फिर बड़े ही मैसिव फॉर्म में बाहर होने लगेगी। फिर एक आता है आपका थर्मल सील्डिंग। थर्मल सील्डिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो बाहर लोग काम कर रहे हैं तो उसमें आपका जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, तो उससे बहुत सारे अल्फा गामा बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो कि बहुत डेडली होते हैं, मतलब किसी को भी हानिकारक होते हैं, किसी को भी हम हानि पहुंचा सकते हैं। तो इनका मेन काम होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से। जो भी रेडिएशन हमारे पास देखने को मिलता है उन रेडिएशन से हमको बचा के रखना, ये होता है किसका, थर्मल सील्डिंग का काम, जो कि रिफ्लेक्टर के बाहर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है कि आपके कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस किए इन वन जनरेशन अपॉन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन प्रीसीडिंग जनरेशन, है ना। मतलब कि जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं, यहाँ पे से आप मान लो आपके पास एक यूरेनियम है, आपके पास यहाँ पे U35 और आपके पास यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो जैसे ही इन दोनों का आपस में मिक्स होंगे तो उससे क्या हुआ, आप यहाँ पे देखिए कि आपको CS मिला एक यहाँ पे, एक आपको मिला यहाँ पे RB, है ना। ये दो मटेरियल मिल गए और साथ में आपको दो न्यूट्रॉन भी मिले, एक न्यूट्रॉन मिला और एक न्यूट्रॉन मिला और साथ में इतनी एनर्जी आपको देखे, है ना। तो आपने यूरेनियम को बस न्यूट्रॉन दिया, इतनी चीजें आपको देखने को मिली, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन, आपके पास दो न्यूट्रॉन है, तो अगर हम बात करें इसमें K की वैल्यू कितनी होगी, तो दो न्यूट्रॉन मिले हमको और इसमें पहले थे एक, यहाँ पहले एक था, अब कितने मिले यहाँ पे, दो न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो 2/1 हमारे पास यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, मतलब कि आपका जो फिजन हो रहा है कंट्रोल्ड वे में है, सब क्रिटिकल है, कैसा वो, सब क्रिटिकल है।
के की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकल रहे, उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। और अगर के की वैल्यू 1 है, मतलब कि एक न्यूट्रॉन आपने यहाँ पे दिया और एक यहाँ पे मिला आपको, तो उसको हम बोलते हैं कि जो भी प्रोसेस चल रही है वो कंट्रोल तरीके से चल रही है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। चैन रिएक्शन इज स्टेडी, मतलब रुका हुआ आपका चैन रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आपने एक न्यूट्रॉन दिया, आपको एक न्यूट्रॉन मिला। ठीक है, अब कौन कौन से न्यूक्लियर फ्यूल हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रॉड के फॉर्म में होते हैं, तो कौन कौन से न्यूक्लियर फ्यूल हमको देखने को मिलते हैं। एक है यूरेनियम, दूसरा आपका इनरिच्ड प्लूटोनियम, U33, थोरियम एंड यूरेनियम 232। तो ये आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्टर, जो स्टार्टिंग मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूं रिएक्टर का। ये आपका रिएक्टर है। तो कितने प्रकार के रिएक्टर होते हैं वो डिपेंड करता है कि इसमें जितने भी हम क्लासिफिकेशन बताएंगे ना, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि उसमें फ्यूल क्या है, उसमें कूलेंट क्या है, उसमें मॉडरेटर क्या है। ये तीन चीज हमको पता करनी है। कोई भी हम टाइप बताएंगे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे BDR करके है, तो उसमें हमारे पास कौन सा फ्यूल है, उसमें कौन सा हमारे पास कूलेंट है, कौन सा मॉडरेटर है। तो ये चीज हमको बेसिकली पता करनी होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, आप इनके क्लासिफिकेशन को भी देख लीजिए। तो मेरे पास पहला आता है यहाँ पे BWR, इसको तो मैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इसमें जो फ्यूल है वो हमारे पास कैसा है, इनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड, ये हमारे पास फ्यूल है। और यहाँ पे हमारा जो कूलेंट है और वही मॉडरेटर है। समझिए, कूलेंट का काम क्या था, हीट को एक्सचेंज करना, मॉडरेटर का काम क्या था, स्लो डाउन करना। ये दोनों ही काम आपका कौन कर रहा है यहाँ पे, ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है ना, हमारे पास जो BWR है, याद रखना बॉइलिंग वाटर से आप समझना कि ऑर्डिनरी वाटर ही है, जो कि यहाँ पे कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का ही काम कर रहा है। फिर एक आता है पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, PWR। ठीक है ना, PWR के लिए हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ थर्मल रिएक्टर यूजिंग इनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड, मतलब इस पे भी आपका फ्यूल सेम है। क्लैड इन जिरकैल एज फ्यूल, मतलब इसमें इसकी जिरकलॉय की आपकी एलॉय भी इसमें मिक्स रहता है। ठीक है ना, यूरेनियम के साथ में। और इसमें हम लोग कूलेंट और मॉडरेटर क्या रख रहे हैं, वाटर अंडर प्रेशर। इसमें नॉर्मल वाटर था, ऑर्डिनरी वाटर था, इसी में हम उस सेम वाटर को रख रहे हैं, लेकिन वो प्रेशराइज्ड वाटर है, मतलब वो सेम वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वाटर गर्म होगा, उस जो प्रेशराइज्ड वाटर गर्म होगा, उससे वो जो हीट है उसे दूसरे वाटर को दी जाएगी, जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये वाटर आपका भी गर्म भी रहेगा ना। तो याद रखिएगा कि वाटर अंडर प्रेशर इज यूज्ड एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। फिर एक हमारे पास और रिएक्टर आता है, इसको बोलते हैं एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, AGCR। तो इसमें याद रखना जो फ्यूल है आपका यूरेनियम है, कूलेंट आपका CO2 है, और मॉडरेटर आपके पास यहाँ पे ग्रेफाइट है ना। तो आप इसको ऐसे याद रखना, जैसे नाम लिखा ना एडवांस गैस कंट्रोल्ड, गैस कूल्ड में आ गया आपके पास यहाँ पे CO2। तो इससे आप याद रखना कि गैस मतलब क्या है, CO2। और आपके पास जो मॉडरेटर आपको अलग से लगाना पड़ा, वो कैसा आपके पास, ग्रेफाइट। ठीक है ना, अलग अलग रिएक्टर में अलग अलग टाइप के फ्यूल, मॉडरेटर और कूलेंट आपके होते हैं। एक होता है कांडू, जिसको बोलते हैं कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। तो इसमें फ्यूल आपका क्या है, नेचुरल यूरेनियम, मॉडरेटर है आपका हैवी वाटर D2O, और कूलेंट है आपका D2O हैवी वाटर। जो आपका सबसे पहले बताया था इसमें नॉर्मल वाटर था। फिर लिक्विड मेटल रिएक्टर में फ्यूल आपका यूरेनियम है, सोडियम इज सर्कुलेटेड थ्रू द रिएक्टर कोर एंड इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर वेयर हीट फ्रॉम सोडियम इज ट्रांसफर्ड टू द हीट एक्सचेंजर फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, मॉडरेटर, और कूलेंट आपका है लिक्विड सोडियम। और फिर आपके पास आता है FWR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें आपके पास क्या होगा, इनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम इज केप्ट विदाउट अ मॉडरेटर, इसमें मॉडरेटर नहीं लगता आपको। फ्यूल आपका थोरियम हो गया, या फिर इनरिच्ड यूरेनियम भी रख सकते हैं। कूलेंट आपका क्या हो गया, लिक्विड सोडियम। मॉडरेटर होगा, नो मॉडरेटर रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं बन सकता कि ऐसा कौन सा रिएक्टर है जहां पे मॉडरेटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप क्या बोलोगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें आपको मॉडरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट, कहाँ पे आप ये प्लांट को बनाएंगे, तो वाटर की अवेलेबिलिटी जरूरी है क्योंकि वाटर ही स्टीम में कन्वर्ट होगा। एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, टाइप ऑफ लैंड आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि लैंड वहां पे कैसी है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉल्यूटेड एरिया, दूर होना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होने वाला है, खतरा भी है, रिस्क भी है ना, रेडिएशन का भी खतरा है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपका यूरिन वगैरह प्रॉपर आ सके, ठीक है। नियरनेस फ्रॉम द लोड सेंटर, जो आप जनरेट कर रहे हो उसका जो लोड बहुत दूर ना हो, मतलब बहुत पास में भी ना हो लेकिन बहुत दूर भी ना हो। और लास्ट है आपका यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो समुद्र के नीचे गहराई में जाकर आपको डिस्पोज करना पड़ेगा, उसकी भी आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेजेस, कौन कौन से देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, नेग्लिजिबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा आपके पास, क्योंकि किसके पास है, लोड के पास में है, तो नेग्लिजिबल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है आपके पास। मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज एमवीए रेटिंग, ज्यादा हैवी रेटिंग के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लेस, कॉस्ट बहुत कम है ना। हाइडल के बाद अगर हम बोल तो यही हमारे पास है जो सबसे सस्ता है। और फिर बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ, अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज वेरी हाई, बहुत महंगा है। रिएक्टर को बनाने में ही आप सोचो कि उस रिएक्टर के अंदर एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहा है ना, उसका हमको कंट्रोल करना कितनी बड़ी बात है, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट हमको लगेगी। फिजन मटेरियल प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट विच कॉज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो ये पोल्यूशन भी कर सकते हैं और करते भी हैं। नॉट सुटेबल फॉर वेरिंग लोड, मतलब अगर लोड बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि आप इसको बढ़ा पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने लोड बढ़ाया तो वहां पे इमिशन बढ़ा दिया, है ना। अगर वहां पे इमिशन बढ़ाओगे तो वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर फिजिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी, उसको कंट्रोल कौन करेगा, है ना। हमारे पास मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोलिंग का ही तो मेन इशू था, उसी का तो रिस्क है। तो लोड बढ़ने पे मैं ये नहीं कहता भाई न्यूट्रॉन्स बढ़ा दो, है ना। न्यूट्रॉन्स बढ़ाने पे लोड तो मान लो मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन कुछ अगर गड़बड़ हो जाएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। फ्यूल यूज्ड इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू रिकवर, मेंटेनेंस चार्जेस आर हाई, मेंटेनेंस चार्ज आपके ज्यादा है। कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट आर वेरी हैवी, सो कूलिंग टावर्स आर लार्ज एंड कॉस्टियर, मतलब कहने मतलब कि जो कूलिंग है आपके लिए यहाँ पे हैवी रहेगी एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ज्यादा हीट होगी, तो उसको कूल करने के लिए आपको कूलिंग टावर की जो कॉस्ट होगी वहां पे ज्यादा लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरीके से प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन सी चीजें हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया मैंने। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, और इसके जो क्वेश्चंस बनते होंगे 5-10 क्वेश्चन जो बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।